जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है तैयारी? कल की क्लासेस को रिवाइज किया था आपने घर पे जाके? याद होगा सारे फैक्ट? पूछ लिया जाए, कितने सदस्य थे संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग? कितने? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा में कितने सदस्य थे? पढ़ के आए हो या नहीं? या बस टाइम पास करने चले आते हैं? मजाक लगा रखा है क्या? क्या बोल रहा हूं, क्या सुनना है? कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा में? 389। ठीक है। चीफ कमिश्नर एरियाज से कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे चीफ कमिश्नर एरियाज? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब इसमें एक फैक्ट ये ऐड किया था कि स्वतंत्र जब भारत हुआ तो 15 अगस्त 1947 के बाद कितने चीफ कमिश्नर एरियाज बाकी रह गए थे? 3 रह गए थे। ठीक है। कल हमने संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे। आज हम बात कर लेते हैं विमेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विमेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो महिलाएं थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ये फैक्ट याद रखना, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहली जो बैठक हुई थी कितनी तारीख को? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। कितने सदस्य? कुल 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। इसका सबसे मोटा कारण यह माना जाता है कि देसी रियासतों के जो 93 शासक थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने से मना कर दिया, क्योंकि यदि संविधान सभा को वो अपना सहमति पत्र या सहमति दे देते तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती कि हम भारत के संविधान को स्वीकार कर लेंगे बनने के बाद, और हमारी जो सत्ता है वो सब हम भारतीय शासन को सौंप देंगे, भारत सरकार को सौंप देंगे, है ना। तो हम फिर राज्य रजवाड़े कहाँ के रह जाएंगे? हम कहाँ के राजा होंगे? किस पर शासन करेंगे? फिर तो भारत सरकार शासन करेगी। तो वो ये चाहते थे कि हमको पृथक देश ही मान लिया जाए। तो ऐसे जो आज भारत का आपको मैप दिखता है उसके अनुसार ये पूरा का पूरा भारत 562 टुकड़ों में बटा होता और भारत नहीं होता। यहाँ पर कई देश आपको देखने को मिलते, ठीक है, 20, 50, 100 देशों में ये बटा हुआ होता। तो सरदार पटेल के प्रयासों से सभी 562 रियासतों को भारत में मिलाया गया। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से 4 सूत्र अपनाए, 4 रूल फॉलो किए भारतीय देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए। साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 तरीकों से उन्होंने A to Z जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मर्ज किया इंडिया में। और जैसे कि जूनागढ़ के नवाब बहुत दिक्कत दे रहे थे, उनको कुत्तों की शादी कराने का बहुत शौक़ रहता था। ठीक है। जब वो कुत्तों की शादी कराते थे, 5-6 हज़ार तो कुत्ते थे उनके महल में, तो दूर दूर से, दूर दराज देश से बड़े बड़े राजा आते थे, शादी में शरीक होते थे। सरदार पटेल ने जब अटैक किया उनके ऊपर इंडियन आर्मी को लेकर, तो कुत्ते लेकर फरार पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुत्तों को नहीं छोड़ा उनने। हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो भारत में मिलने से मना कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। अब कहाँ हैदराबाद पाकिस्तान का पार्ट होता, कितने टुकड़े हो जाते। यहाँ बोल रहे स्वतंत्र देश बनेंगे। तो ऑपरेशन पोलो उन्होंने सरदार पटेल ने किया, भारतीय सैनिकों को भेजा और निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन पोलो इसलिए क्योंकि उससे उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलो के जो ग्राउंड थे वो 18 ग्राउंड टोटल हैदराबाद में हुआ करते थे, इसलिए उस ऑपरेशन को नाम पोलो जानते हो? पोलो खेलते हैं, ठीक है, गेम है। दूसरा, कश्मीर आ ही गया था। ठीक है, कश्मीर को उन्होंने अपने भारत में मर्ज कर लिया था। वो पूरी एक अलग स्टोरी है, आपको पढ़ाई जाएगी, प्री के सिलेबस में भी है, वहाँ पर चीज़ें होंगी। दूसरा ये है कि भोपाल के जो नवाब थे उनको भी भारत में मर्ज कर लिया गया था, तो इनको थोड़ा सा फोर्सफुली किया गया था मर्ज, है ना। वो चीज़ें आपको थोड़ी पढ़ाई जाएंगी। तो इन रियासतों ने, देसी रियासतों ने पहले दिन संविधान सभा में प्रवेश करने से मना कर दिया। कुछ 4-6 जगह से देसी रियासतों के लोग शामिल हुए थे। तो 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे, जिनमें से 9 थीं महिलाएं। कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थीं। 15 के नाम लिख लो। 15 की 15 महिलाओं के आप नाम लिखिए। पहला नाम लिखेंगे अमू स्वामीनाथन। अमू स्वामीनाथन।
एनी मासकरीन, अमू स्वामीनाथन, एनी मासकरीन, दक्षिणी वेलायुधन, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, लीला रे, राजकुमारी, अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू जी की बहन थी, विजया लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, और कौन कौन रह गया? कितनी हो गई? 3 3 6 7 8 9 10, 5 नाम और। मालती चौधरी, रेणुका रे, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हो गया 14। जी दुर्गाबाई, तो ये 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी, तो जरूरी नहीं आप इनको रट लो, आपको सीक्वेंस में याद हो जाएं। बस आपको इतनी बार इनके नाम पढ़ लेना है 5-7 बार कि यदि कोई 16वां नाम आए तो आप ये जजमेंट लगा पाओ कि ये नाम उन 15 की लिस्ट में नहीं था, जो कि अक्सर हमें चीज़ ऐसे याद हो जाती। इनको 5-6 बार पढ़ लोगे ना तो आपको भले ही सीक्वेंस में याद ना रहे चीज़ें, 15 के 15 नाम एक साथ याद ना आए, लेकिन ये याद आ जाएगा कि ये जो नाम है ना ये उन 15 महिलाओं में तो शामिल नहीं था। और हर एक नाम आप जब पढ़ोगे, आपने कहा लीला रे, अरे ये तो संविधान सभा की महिला थी, ठीक है, तो ऐसे याद आ जाती हैं चीज़ें। तो याद करने का ये तरीका, लिख लिए नाम 15, लिख लो जल्दी। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका, यदि लिख ना पाए टाइम पर तो। यूट्यूब पर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब इसमें क्या क्या फैक्ट आपसे और पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखो महिलाओं को लेकर। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम थी इस पूरी की पूरी संविधान सभा में, महिला जो थी वो थी बेगम एजाज रसूल। नुक्ते के साथ, जब नुक्ता लगाते हैं तो वर्ड क्या करता है, वाइब्रेट होता है। नुक्ता नहीं होता तो एजाज रसूल, नुक्ता है तो एजाज, समझ रहे हो, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। उर्दू में नुक्ता, हिंदी में 5 शब्दों में आया है। तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र एससी की महिला, दक्षिणी वेलायुधन, एकमात्र महिला जो कि प्रिंसली स्टेट से थी, प्रिंसली स्टेट से थी जो एकमात्र महिला। देसी रियासत से कौन महिला थी, त्रावणकोर से। कौन थी, एनी मासकरीन, कहां से थी, त्रावणकोर से। बहुत मार खाने वाले हो तुम लोग, शाम को मिलो मुझे, मैं बताता हूँ आज तुम लोगों को। तो प्रिंसली स्टेट से एकमात्र थी कौन, एनी मासकरीन, कहां से, त्रावणकोर से थी ये। मध्य प्रदेश से एकमात्र महिला,
मध्य प्रदेश से एकमात्र महिला थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर या अमृत कौर, ये पहली महिला थी जिन्होंने अपनी राजकुमारी की पदवी त्यागी थी अनुच्छेद 17 के फेवर में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने राजकुमारी की पदवी त्याग दी थी, ये पॉइंट याद रखना। राजगढ़ साइड से थी। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। 15 महिलाएं थीं। पहली जब बैठक होती है तो 9 महिलाएं शामिल होती हैं उसमें। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट की एकमात्र महिला थी अनुसूचित जाति की दक्षिणी बेलायुधन। देसी रियासतों से एकमात्र महिला थी त्रावणकोर से अनीमा सकरीन। और मध्य प्रदेश से एकमात्र महिला थी संविधान सभा में राजकुमारी अमृता कौर। क्लियर। संविधान सभा में ये पॉइंट याद रखेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज 17 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एमपी। मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कितने प्रतिनिधित्व थे? 17 प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश से संविधान सभा में 17 प्रतिनिधि थे। जैसे हरि सिंह गौर थे जो कि उपाध्यक्ष भी रहे हैं संविधान सभा के बाद में। तो हरि सिंह गौर नाम सुना है हरि सिंह गौर का? सागर के थे। सागर जो यूनिवर्सिटी है वो उन्होंने ज़मीन दान करके उस पर अपनी यूनिवर्सिटी बनवाई। 1946 में एमपी की पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है, याद है? तो हरि सिंह गौर का नाम इसमें महत्वपूर्ण है। टोटल 17 लोग थे और इंदौर और भोपाल रियासत से एक एक प्रतिनिधि यहाँ से भी थे, होलकर और नवाब के प्रतिनिधि। क्लियर। तो वो चीज़ है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? हाँ, नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। अब इसमें कुछ फैक्ट याद रखना। जैसे सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इम्प्लीमेंटेशन की डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इट वॉज प्रिपेयर्ड 26 नवंबर 1949। यहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी याद रखना है कि 26 नवंबर को हमने विधि दिवस मनाना शुरू कर दिया था, विधि दिवस। और ये किसने रिकमेंड किया था? लक्ष्मीमल सिंघवी ने, कि 26 नवंबर को लक्ष्मीमल सिंघवी जी जो है बहुत बड़े विधिवेत्ता रहे हैं। सिंघवी कमेटी भी बैठी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाए जाने लगा था। इसे लॉ डे के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। बाद में इसे 2016 से मोदी जी ने इसका नाम बदलकर संविधान दिवस कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू हुआ था और इसे रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे हिंदी में कहते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का सीधा सा मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। जब राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो निर्वाचित होता है तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। इस 2-3 चीज़ों को बहुत जल्दी में यदि मैं आपको समझाऊं तो एक चीज़ होती है लोकतंत्र, डेट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक चीज़ होती है लोकतंत्र के साथ राजतंत्र, और एक होती है गणतंत्र। कौन सी? गणतंत्र। अब लोकतंत्र और गणतंत्र में 2 चीज़ें समझना कि भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता ना कहकर वयस्क यदि हम यहाँ पर कहते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। भाई विधायकों और सांसदों को कौन चुनती है? जनता। और सांसदों को हमने चुना तो सांसदों का नेता प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल बनाता है, देश चलाता है। लोकतंत्र। जनता के लिए उत्तरदायी होती है संसद, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है सरकार, मंत्रिपरिषद। तो यही तो लोकतंत्र है। क्लियर। गणतंत्र क्या होता है? देश का प्रमुख चुना हुआ होना चाहिए। प्रमुख कौन है देश का? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया।
राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये याद रखने लायक है कि हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र है, लेकिन राजतंत्र क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो सक्सेसरशिप के बेस पर होता है, उत्तराधिकार के आधार पर, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जैसे ब्रिटेन में होता है। राजशाही आज भी है ना, मोनार्की है तो लोकतंत्र। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उन प्रतिनिधियों का लीडर प्रधानमंत्री कहलाता है। सभी समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं ब्रिटेन में। कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक जी हैं, भारतीय मूल के हैं। अभी भारत आए थे G20 सम्मेलन में, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है ना? ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने समझी कि भारत में लोकतंत्र के साथ गणतंत्र है और ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है। तो लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र में जो मौलिक अंतर है वो स्पष्ट हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था ना ये? इसमें जो संविधान, विधि दिवस, ये सब चीज़ें लिख ली? आगे बढ़े? चलो अब कुछ पॉइंट ऐसे याद रखो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, द लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब इस अंतिम बैठक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले ये हुआ कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, उसके लिए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन केवल और केवल जब राजेंद्र प्रसाद जी के लिए माना गया कि राजेंद्र प्रसाद जी एक उपयुक्त प्रतिनिधि हैं, ठीक है, सबसे पक्के दावेदार हैं इस पद के, तो किसी ने उनके अगेंस्ट पर फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि संविधान सभा की अध्यक्षता का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया था। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी जब राजेंद्र प्रसाद जी की हुई तो किसी ने फॉर्म नहीं डाला उनके अगेंस्ट, तो निर्विरोध रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर दिया गया? सिलेक्ट कर दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर वो तैनात हुए। तो भारत का पहला राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले व्यक्ति थे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? इसी डेट को इन्होंने कहा कि हमारे देश का नेशनल एंथम क्या होगा? नेशनल एंथम है जन गण मन। ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं, जन गण मन। किसने लिखा ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब लिखा था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। जॉर्ज पंचम भारत आए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप जॉर्ज पंचम के लिए कुछ लिखिए, क्योंकि आप पोएट हैं, साहित्यकार हैं। तो जॉर्ज पंचम ने उनके लिए जनगणमन लिखा था। जनगणमन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, कि मालिक आप ही भारत के भाग्य के विधाता हो। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग। तो पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, ये सब आपके समर्पण में चल रही हैं चीज़ें। तो पूरा जो है हमारा भारत देश आपकी जय जयकार कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने लिखा था ये, ऐसा माना जाता है। चीज़ें मिलती हैं हमें किताबों में जब आप पढ़ोगे चीज़ों को उस ढंग से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये कहा गया कि आपने लिखा, इन्होंने लिखा, और जब ट्रांसलेट करके सुनाया गया जॉर्ज पंचम की, जॉर्ज पंचम जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि आपको हम नोबेल प्राइज़ दे देते हैं साहित्य का। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा मुझे एक काम करिए, साहित्य का नोबेल प्राइज़ जनगणमन के लिए मत दीजिए, मेरी एक कृति है उसके लिए आप मुझे नोबेल प्राइज़ दे सकते हैं। बुक का क्या नाम था? गीतांजलि। गीतांजलि उनकी पुस्तक थी जिसके लिए फिर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक जी एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। द फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। किसी भी फील्ड में यदि नोबेल प्राइज़ किसी को मिला था भारत में, एशिया में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही पहले व्यक्ति थे। बाल गंगाधर तिलक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी
इन्होंने गीतांजलि लिखी है तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य, जब वो जेल में थे 6 साल के लिए, जब वो बर्मा में रंगून में जो जेल में थे। रंगून सुना है नाम, गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, शायद हैदर मैदर कौन सी मूवी उसका गाना है ना। तो रंगून जेल में थे बर्मा में, वहाँ पर जेल में उन्होंने 6 साल जेल में रहे, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पीएससी पूछा भी है कि गीता रहस्य किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक की। और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। नेशनल एंथम के बाद नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम, संस्कृत में है। अब ये क्या हुआ, जो हमारा जनगण मन है ना, तो स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी में हमने इसको भारत के राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में एक गीत और लिखा था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम ने ज़बरदस्त एकता दिखाई, और एक दूसरे को राखी बांधकर अपने स्नेह और प्रेम का उन्होंने व्याख्या दी, वहाँ पर एक्सप्रेस किया हमारे संबंधों को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को। और एक गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला। तो आमार सोनार बांग्ला आज भारत देश के बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ 2 देशों को राष्ट्रगान दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा था नेशनल सॉन्ग। तो 3 काम मोटे मोटे हमने क्या देख लिए 24 जनवरी को। राष्ट्रपति हमारे बन गए राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रीय गान जनगण मन को चुन लिया गया, और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय जो हमारा ध्येय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हाँ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ हमने कहाँ से लिया है? तो सारनाथ में स्थित बौद्ध स्तूप पर जो हमें चिन्ह मिला है अशोक का, वहाँ से हमने लिया है। इसमें 4 शेर हैं जो 4 दिशाओं में देख रहे हैं, है ना। नीचे अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 32 तीलियाँ हैं। कितनी? जिसमें 32 तीलियाँ हैं अशोक स्तंभ में। जब हमने उसको झंडे में स्वीकार किया तो तीलियों की संख्या 24 कर दी, जो 24 घंटे लगातार प्रगति को दर्शाता है। ओरिजिनल में कितनी तीलियाँ हैं? बहुत मार खाने वाले हो आज तुम लोग शाम को, ठीक है। चलो, और कितने जानवर हैं इसमें? अशोक स्तंभ जो हमने लिया था, इसमें नीचे एक बाउंड्री है, इसमें आपको जानवर दिखेंगे। हाथी, घोड़ा, पालकी, अरे हाथी है, घोड़ा है, बैल है और शेर है। तो 4 जानवर हमें मिलते हैं इसमें। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। क्लियर? 4 शेर हैं, हाथी, घोड़ा और बैल है। जय कन्हैया लाल की। यहाँ तक के सारे दुख खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें पता चल गई, लिख लिया। आगे बढ़े। संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको लिखने का कार्य जो है एक व्यक्ति को सौंपा गया। जैसे जैसे संविधान में जो चीज़ें डन होती जा रही थी कि ठीक है ये हमारे संविधान में ऐड होगा, उनको बाकायदा सिस्टमैटिक वे में लिखते हुए जा रहे थे। कौन? इटैलिक, प्रवाह में इटैलिक, उस वे में एक फ्लो था इनका, इटैलिक फ्लो, कर्सिव में। तो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने संविधान सुलेखन का कार्य किया। हाँ जी। और बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा। बसंत कृष्ण वैद्य जी ने, ये पॉइंट याद रहेंगे। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा था। मैंने हिंदी को इंग्लिश में हिंदी लिख दिया। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा, ये पॉइंट याद रखना। अब ये कहा गया कि संविधान को सजावट भी थोड़ी ज़रूरी है, डिज़ाइनिंग, स्केचिंग वगैरह, तो इस पर स्केच भी की गई।
स्केच कैसी की गई कि हर एक पेज पर कुछ ना कुछ स्केचिंग आपको मिलेगी। प्रियम्बल का पेज आपने मोस्टली देखा होगा, बहुत अच्छे से सजा हुआ है ना, जिस पर डिज़ाइन वगैरह की गई है। यहाँ पर ये चीज़ समझने का प्रयास करना साथियों कि दो व्यक्ति थे जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय से संबंधित जबलपुर यूनिवर्सिटी के थे। एक का नाम था नंदलाल बोस और एक का राम मनोहर सिन्हा। तो दो व्यक्ति थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने संविधान को सजाने का काम किया। इन्होंने फ्रंट पेज पर राम दरबार डालने की गुजारिश की थी कि जो राम दरबार है ना, जिसमें राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी, ये चारों एक दरबार में हम देखते हैं अक्सर पूजा में कि वो चीज़ें वैसी हैं, राम दरबार। लेकिन क्योंकि हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहते, राम दरबार मेरे हिसाब से उनका मत ये था कि हम ये नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम राम राज्य की कल्पना करना। और राम राज्य मतलब किसी धर्म विशेष से ना होकर एज अ वेलफेयर स्टेट को एक्सप्रेस करता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का सबूत देता है। क्लियर हो गई चीज़ें? यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन वो हटाकर फिर हमने क्या डाल दिया उस पर, केवल हमारा संविधान, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान उस पर लिखा गया है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक नहीं निर्देशक, निर्देश होता है आज्ञात्मक और निर्देश होता है दिशात्मक। तो डायरेक्टिव है, वो दिशा दे रहे हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिशा देते हैं कि हे पार्थ तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, या उसकी गर्दन दबोच कर करवाते हैं, ले काम कर। ऐसे तो नहीं करते ना, आज्ञात्मक नहीं कि नहीं करना ही पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी माता जी कसम है तुम कर्म करो, युद्ध करो। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। केवल दिशा दी कि पार्थ तुम समझो, अपने विवेक को, अपनी चेतना को जानो, तुम्हारा सार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं है। गीता का पूरा सार एक शब्द में सिमट जाता है, वो है स्थित प्रज्ञ, है ना, स्थित प्रज्ञ होना है। अब यहाँ पर अर्जुन कर्म करने लगते हैं। तो DPSP भी इसी बेस पर है कि संविधान के फादर्स जो थे, फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माता, इन्होंने आगामी सरकारों से ये गुजारिश की कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तब हम लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाएंगे। यहाँ तक पिक्चर क्लियर? इसलिए DPSP का जो पेज है ना, उस पर यही स्केच बनाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, है ना। कहीं कहीं जैसे भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में, या महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे हैं उसका स्केच। तो ऐसे कई तमाम स्केच उसमें बनाए गए हैं। क्लियर हो गई बात? संविधान में तो उसका स्केच ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया यहाँ, ये उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग उस तत्व से निकलता है। आगे बढ़े। हाँ पूछिए। अरे मत डरिए, पूछिए। ठीक है, तो सजावट का काम किसने किया? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव माना जाता है BN राव को। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि संविधान सभा के सचिव HB आयंगर। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लिख लेना BN राव। ठीक है, लीगली असिस्ट किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि विधि का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। तो BN राव वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड HB आयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक किसी क्लियर? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, तो यदि क्लास रिप्रेजेंटेटिव की हम बात करें, वर्गीय प्रतिनिधित्व की हम बात करें, तो यहाँ पर हमें जानना है कि किस जाति, किस समूह से संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले यहाँ पर देखना हिंदू कितने थे। 163 हिंदू थे संविधान सभा में। मुस्लिम कितने थे? तो 80 मुस्लिम थे। SC 31 या 33? 31 SC से थे। और उसके बाद में सिख 4 थे। पारसी 3 थे। जैन और बौद्ध थे
संविधान सभा में क्या जैन और बौद्ध भी थे? नहीं थे। ठीक है, और कौन कौन है? भारतीय ईसाई कितने? इंडियन क्रिश्चियन, भारतीय ईसाई थे 6, और पिछड़ी जनजातियां कितनी? इसके बाद एंग्लो इंडियन कितने? और बस। हिंदू 163, मुस्लिम 80 थे, शेड्यूल कास्ट के 31 थे, 4 सिख थे, 3 पारसी थे, 6 भारतीय ईसाई थे, 6 पिछड़ी जनजातियों के लोग थे, और इसमें एंग्लो इंडियन की संख्या थी 3। टोटल कितने हो जाते हैं? 296 लोग। तो ये वर्गीय प्रतिनिधित्व के थे, है ना? ये पॉइंट आप याद रखना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो, यहाँ तक हमारी टोटल चीज़ें कंप्लीट हो जाती। अब इसमें कुछ भी शेष नहीं है, संविधान सभा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ठीक, इसमें 1 2 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी एक्स्ट्रा और बता देता हूँ जो आपके लिए थोड़ी जानना आवश्यक है। जब तक देश का संविधान बना, तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने अपने कार्यों को 2 तरीके से बांटा था। कैसे बांटा था? एक तो इसका काम था संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण, और दूसरा इसका काम था शासन संचालन, क्योंकि देश भी तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट को ही चलाना था ना, और देश चलाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह संविधान निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती थी, संविधान सभा की तरह काम करती थी, और जो समय शेष रहता था उसमें शासन संचालन के लिए एज अ पार्लियामेंट अर्थात संसद की तरह काम करती थी। क्लियर हो गई बात? जब यह संविधान सभा की तरह काम करती थी तो माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते थे संविधान सभा की, और जब यह संसद की तरह काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बिल्कुल नया फैक्ट होगा आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि देश भी तो चलाना है, और देश चलाने के लिए संसद की तरह काम करना होगा, नियम कानून बनाने होंगे, वो चीज़ें करनी होंगी। तो संविधान सभा जब संविधान बनाती थी तो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे, और जब यह शासन संचालन के लिए काम करती थी तो एज अ पार्लियामेंट वर्क करती थी। डेट टाइम इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो जीवी मावलंकर होते थे। जो 1951 में इलेक्शन हुआ और 13 मई 1952 को भारतीय संसद की पहली बैठक होती है, तो उसमें अध्यक्ष किसे चुना जाता है? जीवी मावलंकर को। यहाँ तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है? किसी कोई डाउट? ठीक है, तो ये रहा आपका प्री का सिलेबस। प्री के सिलेबस में एक चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919-1935। ये हम 2 क्लास में पूरे 2 एक्ट कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे फैक्ट इसमें मैं आपको दूंगा जो आपने ना आज से पहले सुने होंगे ना पढ़े होंगे शायद। इसमें दूसरा चैप्टर दिया है संविधान सभा, जो कि हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने पहले संविधान सभा पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल गई होंगी इसमें, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं लगभग, है ना। तीसरी चीज़ इसमें लिखा है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। तो यहाँ पर जो शब्द ऐड हुआ है ना संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के 5 तत्व होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो संघीय कार्यपालिका के लिए हम इन 5 को कवर अप कर लेंगे। पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है? अब इसमें लिखा तो नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन पूछा है ना, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे। 4-5 प्रधानमंत्रियों के नाम दे दिए थे कि कौन प्रधानमंत्री कहाँ से था,
एच.डी. देवगौड़ा कहाँ थे, इंद्र कुमार गुजराल कहाँ से थे, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे रिलेटेड। तो मतलब संघीय कार्यपालिका में वो प्रधान वही वाली संघीय कार्यपालिका जो संविधान मानता है, उसी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने टॉपिक दे दिया है। अगला लिखा है राष्ट्रपति और संसद। तो राष्ट्रपति पूरा पढ़ लेंगे और संसद मतलब उपराष्ट्रपति पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत हम इसलिए पढ़ लेंगे कि चलो राष्ट्रपति पढ़ ही रहे हैं तो 80% मेहनत 90% राष्ट्रपति में लगेगी, उसका 10% हम दे देंगे उपराष्ट्रपति को, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ हो सकता है भूले भटके क्वेश्चन ऐसा डाल दे जो उपराष्ट्रपति पढ़ लें तो हमारा राष्ट्रपति वाला भी कवर अप हो जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 आर्टिकल वो पढ़ लें। फिर आता है तीसरा, अगला चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें टॉपिक दिया गया है, इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं जो भारतीय संविधान में मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। मौलिक अधिकार, DPSP और आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 3 चैप्टर दिए। अब ये 3 चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। अगला इसमें दिया है संवैधानिक संशोधन। अब दोस्तों 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। किसे पता कौन सा संविधान संशोधन पूछेगा, है ना। और 105 पढ़ना भी संभव नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इनमें से 10 एक संविधान संशोधन 10 से 15 ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, जिनमें संविधान को लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, संविधान की दशा और दिशा को बदला है, और फैक्चुअल बेस पर भी जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, पहला दूसरा अमेंडमेंट है, 7वां अमेंडमेंट है, आपने सुना होगा 24, 25, 26वां अमेंडमेंट है, 38, 39वां है, 42वां, 43वां है, 61वां, 69वां है, 104वां, 5वां है, 100वां, 99वां है। ऐसे कुछ कुछ अमेंडमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से चीज़ें मैं आपको निकाल कर फैक्चुअल बेस पर दूंगा बहुत आसान तरीके से। सबसे लास्ट में हम ये संविधान जब पढ़ लेंगे तो अमेंडमेंट के लिए 3-4 क्लास लेकर इसको कवर अप कर लेंगे। क्लियर? हाँ या ना? yes, चाय नाश्ता मंगाऊं क्या? बिस्तर? ठीक है, शुक्रिया। अगला है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, मतलब जुडिशियल सिस्टम। अब इसने जोड़ा है सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट वाई कोर्ट लिखा नहीं है, लोअर कोर्ट लिखे नहीं है, एक टर्म दे दिया न्यायिक व्यवस्था, मीन्स जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। अब जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में कुछ भी पूछ सकता है, तो हाई कोर्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, लोअर कोर्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, मोबाइल कोर्ट क्या होता है, ब्लेस कोर्ट क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। इतने चैप्टर हम पढ़ लेंगे, संविधान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चैप्टर की हमने बलि चढ़ा दी आज, वो कौन सा है? संविधान सभा। अब अगले की बलि चढ़ाने के लिए कमर कसते हैं, वो कौन सा है? मौलिक अधिकार। चलो हेडिंग डाल लेते हैं नया। संविधान सभा के 100 प्रश्न कल मैं आपके सामने 100 कोशिश करूंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, 15 मिनट से 20 मिनट में हम वो 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। मैं खटाखट क्वेश्चन निकालते जाऊँगा स्लाइड पर, आप उनके आंसर देते जाना, हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा एक्सप्लेन करके सॉल्व भी करा दूँगा। ठीक, चलो। मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। What is the meaning of fundamental rights? What do you understand about this term? इस शब्द से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार क्या है? चलो ये बताओ, अधिकार क्या है? अधिकार वह शक्ति होती है जिसके द्वारा आप स्वतंत्र होते हो, जो आपको अपना विकास करने की अनुमति देती है। और मौलिक अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर संविधान में जो मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, इनको थोड़ा सा इस तरीके से यदि हम समझें कि मौलिक अधिकार पूर्ण तरीके से संविधान सभा में नागरिकों के विकास के लिए जोड़े गए। नागरिक कौन है? नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता राज्य से व्यक्ति का अटूट राजनीतिक संबंध दर्शाती है। ठीक है, इट इज अ बॉन्ड बिटवीन द स्टेट एंड द पर्सन, जो कि क्या है? इट डिस्क्राइब द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड स्टेट। तो राज्य से व्यक्ति का अटूट राजनीतिक संबंध नागरिकता कहलाता है, और उन्हीं नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, अर्थात कोई विदेशी भी भारत में घूमने आएगा तो नागरिक तो नहीं होगा, लेकिन है तो व्यक्ति, तो उसको भी प्राप्त है। कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए, रिजर्वेशन वगैरह 15-16 भी मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर चीज़ें।
मौलिक अधिकारों में कई प्रकार के अधिकार हमने सुने। पहले अधिकार होते हैं राजनीतिक अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, जैसे वोट डालने का अधिकार है आपको, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब अधिकार होते हैं राजनीतिक अधिकार। क्लियर? दूसरा यहाँ पर ये समझेंगे कि एक होता है नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक मतलब नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार क्या हो, नैसर्गिक अधिकार क्या होता है? नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है कि जब भी आप कोर्ट में खड़े होते हो तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अवसर होना चाहिए। न्यायाधीश जो आपका केस सुनवाई कर रहा है उसका व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए और उसके जजमेंट में किसी भी तरीके का अन्याय नहीं झलकना चाहिए, है ना, एक तरफा झुकाव नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था को कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। इसको प्रकृति से मत जोड़ना। प्राकृतिक अधिकार को प्रकृति से जोड़ते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उनको प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी जाती है। डेट ऑल राइट्स आर कंसिडर एज अ नेचुरल राइट्स। वैसा कुछ अधिकार कैसे होते हैं? मानव अधिकार होते हैं। एक मानव को मानव होने के नाते इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर जो अधिकार प्राप्त हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 बाय द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। समझ में आ गई बात? इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें धरती के समस्त मानवों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अबाध रूप से विचरण करने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, है ना, राइट टू कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपको रिलीजन को लेकर कौन से धर्म पूजा पद्धति को आप मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें 30 के 30 आर्टिकल में अनुच्छेदों में यहाँ पर आपको अधिकार दिए गए। तो मानव अधिकार, मानव होने के नाते आप भारत में हो तब भी वो अधिकार मिलेंगे, सऊदी अरब चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ तब भी आपको अधिकार दिए जाएंगे। तो एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए गए हैं उनको मानव अधिकार की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। Then my question is that कि what is the fundamental and fundamental rights? मौलिक अधिकारों में मौलिक क्या होता है? I know it's not more important in prelims, but it is important in interview and mains examination. That's why I am asking you. My question is what is the fundamental and fundamental rights? मौलिक अधिकारों में मौलिक क्या है? सांप सूंघ गया, ये क्या पूछ लिया? नंबर 1, राज्य रूपी सत्ता के अस्तित्व में आने से पहले भी जो अधिकार मनुष्य को प्राप्त थे, जैसे कहीं भी विचरण करने का अधिकार, है ना, सांस लेने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार था, कुछ भी खाने पीने का अधिकार, शिकार करने का अधिकार था, कहीं भी रहने बस जाने का अधिकार, आबाद रूप से घूमने का अधिकार, तो ये अधिकार था। अभिव्यक्ति का अधिकार जानवरों को रहता है ना जंगल में, मानव जब आदिम अवस्था में था, आदि मानव थे, कहीं भी आ जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती में मौज में एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। भीमबेटका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दुनिया की सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग्स मिली ना हमें, रॉक पेंटिंग्स वहाँ पर। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी मौलिक ये है कि ये गारंटीड बाय द स्टेट है, राज्य द्वारा प्रत्याभूतित है मौलिक अधिकार, अर्थात गारंटी दी गई है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार तो मिलेंगे। तीसरा, नहीं मिलेंगे तो प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड देन यू कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, है ना, यूजिंग द आर्टिकल ऑफ 32 दैट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। इज डेट क्लियर? मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। माई बाप, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। अनुच्छेद 32 की शक्ति जो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देती है और कहती है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके पास। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि बिना उपचारों के अधिकार देना किसी महत्व का नहीं रह जाएगा। तो इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है अम्बेडकर ने। संविधान में 3 आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं? 3 आत्माएं। पहली आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने जिन्होंने बुक लिखी है संविधान के ऊपर, उन्होंने कहा है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों संविधान की आत्मा और इसका मन है।
ठीक है। ग्रैंडमेल ऑस्टिन ने एक बुक लिखी है जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा में एकमात्र सत्ता है वो है कांग्रेस। संविधान सभा मतलब कांग्रेस की संस्था। अच्छा हाँ, ये पॉइंट आप लिख लो, संविधान सभा वाला चैप्टर खोलना जरा। संविधान सभा वाला चैप्टर खोल लो और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो लिख लो, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है संविधान सभा हिंदुओं की संस्था थी या संविधान सभा में कांग्रेस की संस्था थी। ये कमेंट किए गए हैं कुछ चर्चित व्यक्तित्वों के द्वारा संविधान सभा के ऊपर, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहली लाइन लिखना, एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था। तो संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? चर्चिल ने, अर्थात विंस्टन चर्चिल ने। ये पॉइंट याद रखना, विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, मतलब 163 हिंदू होते थे, हिंदुओं की संस्था कहना चाहते थे, सीधी सी बात। दूसरा, लॉर्ड साइमन का नाम सुना है? साइमन कमीशन तो सुना ही होगा। 1927 में भारत आने के लिए तैयार था, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है। इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे होते हैं, लाठीचार्ज में सिर फूट जाता है, तो महीने भर बाद डेथ हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और असेंबली में बम फेंकते हैं, तो बम फेंकने के दौरान पकड़े जाते हैं। फिर पता चलता है सैंडर्स की हत्या इन्हीं ने की थी, तो उसी कारण के लिए उनको सज़ा दी गई थी, सजाए मौत, फांसी की सज़ा। बम फेंकने के लिए फांसी नहीं मिली थी। बाद में आरोप सिद्ध हुआ था कि सैंडर्स को भी इन्हीं ने निपटाया था। क्लियर? जल्दी तो नहीं बोल दिया? बोल तो दिया, लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना? सब समझदार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक जाति की संस्था, चर्चिल ने कहा। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था, असेंबली ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की सभा या इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदूज, किसने कहा था?